नमस्कार। रचना कार्यक्रम देख रहे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी जिस रचनाकार से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं वे किसी परिचय की मोहताज नहीं। ना केवल साहित्य जगत का वे दिव्यमान सितारा हैं, बल्कि एक प्राध्यापिका के तौर पर समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य भी बखूबी निर्वाह कर रही हैं। यदि बात की जाए उनके लेखन की, तो साहित्य की विविध विधाओं में पारंगत होने के साथ ही पत्रकारिता में विशेष रुचि रखती हैं। महाविद्यालय में 21 वर्ष तक प्रेस लोक संपर्क अधिकारी के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन करती आई हैं। कथा, कहानी, लघु कथाएं, प्रहसन सभी में उनका समान अधिकार है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें उनके व्यक्तित्व की, तो उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशाल है, जिसे शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल लगता है। इतना वो कार्य कर चुकी हैं, अनुवाद के रूप में, समीक्षा के रूप में, शोध पत्र, आलेख के रूप में, कि उसे वर्णन करने बैठेंगे तो पूरा अंक ही शायद समाप्त हो जाए। उनके व्यक्तित्व को यदि 2 पंक्तियों में वर्णित करने को कहा जाए तो निसंकोच मैं कह सकती हूँ कि मैं रास्ते ढूंढती नहीं, अपने राह खुद बनाती हूँ। जिस मोड़ से भी गुजर जाऊँ, अपने कदमों के निशान पीछे छोड़ जाती हूँ, आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान, जो कि अमृतसर नगरी से सीधे हमारे स्टूडियो में पहुंच बना चुकी हैं और इस समय हमारे समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई समूचे वातावरण को शोभायमान कर रही हैं। डॉक्टर किरण खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। हार्दिक आभार दीपिका जी, बहुत ही सौम्य शब्दों में आपने मेरे व्यक्तित्व का परिचय दिया। हार्दिक आभारी हूँ। और एक आभार मेरा जलंधर दूरदर्शन और संबंधित अधिकारियों को मुझे आज के रचना कार्यक्रम में एक अवसर देने के लिए, मेरी रचना धर्मिता पर बात करने के लिए जी। तो दीपिका जी, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जो प्रश्न आपके मन में हो, आप अवश्य वो प्रश्न मुझसे पूछिए। धन्यवाद मैम जी। आभार है आपका यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत के लिए समय निकालने के लिए। तो मैम, सबसे पहले जो प्रश्नों का हम सिलसिला शुरू करेंगे, इससे पूर्व कि हम कृतित्व पर जाएं, थोड़ा सा हम जानेंगे आपके व्यक्तित्व के बारे में। मैम, जब हम बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं की जी, तो सर्वप्रथम नाम आता है परिवार का, जिसे कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न भी यही होगा, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और प्रारंभिक काल जीवन का थोड़ा सा उसके बारे में हमें अवश्य बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका दीपिका जी। परिवार जो होता है ये समाज की सबसे बड़ी इकाई होता है जी। और कोई भी जो राष्ट्र है ये परिवार की इकाई पर ही स्थापित होता है। परिवार से अगर एक संपुष्ट नींव मिलती है तो किसी भी व्यक्तित्व को पल्लवन से पुष्पित और पुष्पित से आगे उसको वटवृक्ष बनने में बहुत सहायता मिलती है। मेरा जो जन्म है वो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हरभजन लाल छाबड़ा जी एक रेलवे कर्मचारी थे और मेरे माताजी स्वर्गीय श्रीमती जनक रानी जी वो एक शिक्षित महिला थी जी। तो शिक्षित महिला थी, लेकिन थोड़ा जो है वो मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से होने के कारण उनको जो है वो मिली हुई अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है वो छोड़नी पड़ी। तो उनके आंखों में हमेशा ये स्वप्न रहा कि वो अपने बच्चों को बहुत शिक्षा देंगी और उनको वो सभी जो है समाज में वो स्थान दिलवाएंगी जिसकी वो सदैव से आकांक्षी रही। तो उन्होंने ये कार्य किया। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं और मैं डीएवी कॉलेज जो उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ सह शिक्षण संस्थान है, मैं गर्व से कहती हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ सह शिक्षण संस्थान है डीएवी कॉलेज अमृतसर। उसमें मैं
स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्यक्ष के तौर पे कार्यरत हूँ। और जो मेरे से छोटे मेरे भाई साहब हैं वो भी गुरु नानक देव डीएवी पब्लिक स्कूल भिक्खीविंड में इस समय वो वहाँ प्रधानाचार्य के पद पर वो कार्यरत हैं। जी, एक पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार, एक पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार संपन्न, जिसके ऊपर सदैव से जो माता पिता की छाया रही और साथ में ईश्वर की अनुकंपा जो वो भी रही। बिल्कुल, एक संस्कार रहे और थोड़ा माँ बाप का ये डर भी रहा कि जहाँ भी हमें आपके लिए समाज से कोई भी गलत संदेश मिला वहीं पे हम आपको जो है वो रोक लेंगे। तो उनकी जो सद्भावनाएं और उनके जो सत्प्रयास हैं उसका एक परिणाम है। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहती हूँ कि जो आपकी सफलता है उसके पीछे आपके परिवार के जो सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी दुआएं और उनके प्रयास बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत मायने रखता है बड़ों का आशीर्वाद। और जी, मैम ये अब हम चलेंगे लेखन की ओर। बिल्कुल, मैं लिख सकती हूँ, ये विचार मन में कब आया और मुझे लिखना ही चाहिए, ये निर्णय कब हुआ? दीपिका जी, मैंने स्वरूप रानी गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो जब मैं बीए में थी तो मेरे जो हिंदी के अध्यापक थे उन्होंने मुझे कॉलेज की जो पत्रिका होती है, कॉलेज की मैगजीन थी सीमा, उसमें उन्होंने मुझे उसका ऑडिटर बनाया हुआ था। तो मैंने हिंदी ऑनर्स किया। तो ऑनर्स के जब आप ऑनर्स करते हो तो आप एक टीचर के बहुत क्लोज आ जाते हो। तो उन्होंने मुझे उसका एडिटर का काम दिया। मैं सभी कॉमर्स से, और उस समय चलो कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन साइंस के और स्पोर्ट्स के और दूसरे सोशल साइंसेस के सभी विद्यार्थियों से रचनाएं एकत्रित करती थी। तो रचनाएं लेके जब मैं अपने पास रखती थी तो मुझे भी बहुत एक प्रोत्साहन मिलता था। उस समय मैंने शायद आज से तकरीबन 40 वर्ष पहले या 35 वर्ष पहले पहली रचना मैंने अपनी कहानी लिखी जो अपने ना थे जी। और वो कहानी मेरे जो कॉलेज मैगजीन में जब प्रकाशित हुई तो कॉलेज की जो रिव्यू कमेटी थी उन्होंने उस कहानी को प्रथम पुरस्कार दिया जी। तो कॉलेज के प्राचार्य जी के हाथों जब मुझे वो पुरस्कार मिला तो एक ऐसा बीज वपन हुआ जो आगे जो है पल्लवित हुआ, फिर पुष्पित हुआ। उसके बाद मैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आई और आज जो हिंदी के मील के पत्थर जाने जाते हैं हिंदी साहित्य लेखन में, आलोचना में, समीक्षा में, कहानी में, उपन्यास में, मेरे परम आदरणीय डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जी, आचार्य प्राचार्य डॉक्टर शशि भूषण शितांशु जी, डॉक्टर अवस्थी जी, डॉक्टर ओम अवस्थी जी, और अभी जो जिनको 2023 में पद्मश्री मिला है साहित्य लेखन में, डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी, वो मेरे गुरु हैं। मेरा इतना सौभाग्य है। 1999 की बात बता रही हूँ आपको। मैंने अभी कॉलेज में, मेरे को गए 2 साल हुए, मैंने एकदम एमफिल के बाद मेरे को कॉलेज में मैंने जो है अध्यापन शुरू किया। तो भारत की जो उच्च शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनकी तरफ से एक मैंने कहीं पे जो है सूचना पड़ी कि वो उच्च शिक्षा पत्रिका का जो है वो निकाल रहे हैं, अंक निकाल रहे हैं जी। तो मुझे डॉक्टर शितांशु ने कहा, किरण, वो मुझे किरण कहते थे, किरण लिखो। हाँ। तो मैंने उनकी प्रेरणा से मैंने डॉक्टर विनोद तनेजा थे, तो वो हमारी चलती फिरती लाइब्रेरी थे, उन्होंने मुझे कुछ बताए, संकेत दिए, तो मैंने उच्च शिक्षा में हिंदी जो है एक आलेख लिखा। और दीपिका जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे वो कल्पनातीत था कि वो उस उच्च शिक्षा पत्रिका में प्रथम नंबर पे लगा और उस समय उसके लिए 1500 रुपए का ड्राफ्ट मेरे नाम पे आना, आज से आप 35-34 वर्ष पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको, वो जब मेरे नाम पे आया तो मेरे को पंख लग गए, मेरी कलम को पंख लग गए। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद भाषा विभाग पंजाब की पंजाब सौरभ पत्रिका निकलती है, उसके बाद यूजीसी की जो मनोनीत पत्रिकाएं हैं, रेफर्ड जर्नल्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें अक्षरा है, उसमें मधुमती है, उसमें शोध दिशा है, ये मैं अपने साथ लेके आई हूँ वो कुछ पत्रिकाएं। तो इनमें मेरे आलेख निरंतर चलते रहे जी। इसके साथ ही इसके बीच में मैंने अमीर खुसरो पे रिसर्च वर्क किया, इसके साथ ही मैंने जो है किन्नर विमर्श, ये बिल्कुल एक नया विमर्श था, अलग विमर्श था, नारी सशक्तिकरण और जो साहित्य में
अन्य विमर्श चल रहे थे, उनसे अलहदा 3 विमर्श हमारे सामने आए थे, वृद्ध विमर्श और बाल विमर्श और किन्नर विमर्श। तो इन तीनों विमर्शों पे भी मेरे जो आलेख हैं वो बहुत स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में जो हैं वो जो प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं देखती हूँ तकरीबन 70 के करीब मेरे जो आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। अगर मैं साहित्य के विविध विमर्श नाम से एक ग्रंथ निकालूं तो वो 500 पृष्ठ का ग्रंथ बन जाएगा। इसके लिए मेरे मित्र मुझे कह चुके हैं कि आप कीजिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं कोरोना के बीच में मैं एक बहुत ही मैं बोलूँगी कि बहुत ही विलक्षण अनुभूति के संपर्क में आई हूँ, और उस अनुभूति का नाम है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। जी बिल्कुल, ये हमारे साहित्य का एक जाना माना नाम है, राष्ट्रीय स्तर के जाने माने वो लेखक हैं। जी मैम, और वो हमारे पूर्व जो है वो शिक्षा मंत्री रहे भारत सरकार के, और उनके नाम के साथ एक और बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा विशेषण लगा कि उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें दी। तो कोरोना काल के दौरान मैं उनके साहित्य 2-1 वेबिनार में जो ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, तो मैं उनके संपर्क में आई, तो मैंने उनके साहित्य को पढ़ा। मैं ये बिल्कुल भी उनके राजनीतिज्ञ रूप के साथ मैच नहीं करता था। मैं बताती हूँ दीपिका जी, वो मुझे हमारे जो हिंदी साहित्य के कथा सम्राट जिनको हम बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, मुझे ये उनकी परंपरा के साहित्यकार लगे। गाँव, आंचलिकता और जो सर्वहारा वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, इनके कथानकों को किस तरह से वो बहुत जीवंत रूप से अपनी कहानियों में लेके आते हैं। तो मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में इनकी कहानियों पे पत्र जो हैं पढ़े। तो मुझे मेरे एक मित्र ने बोला कि आप क्यों नहीं कोई पुस्तक संपादित करती हैं इनके ऊपर। तो ईश्वर की, माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा रही, तो नीदरलैंड से, कनाडा से, लंदन से, स्विट्जरलैंड से अर्चना पैन्यूली जी हैं, तकरीबन 6 साहित्यकारों ने विदेश से और 18 साहित्यकारों ने पूरे भारत में से मुझे जो हैं वो भेजी रचनाएं, और मैं उनके डॉक्टर निशंक के साहित्य पे जिनको सामग्री मैंने प्रेषित की लेखन के लिए, और 2022 में ये पुस्तक अपने रूप में आई, जिसका जो उद्घाटन है या जिसका लोकार्पण जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्वयं डॉक्टर निशंक भी उपस्थित रहे। और इसके साथ जो हमारी हिंदी की शिक्षण हिंदी प्रचार प्रसार समितियों में एक बहुत बड़ा नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। जी। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष तो शिक्षा मंत्री खुद ही होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष उसके श्री अनिल जोशी जी, वो स्वयं आए इसके लोकार्पण में। और जो भारतीय साहित्य अकादमी है दिल्ली, उसके बहुत ही सक्रिय मेंबर और निशंक जी के गुरु जी हैं जो डॉक्टर योगेंद्र नाथ अरुण जी, उन्होंने भी इस पुस्तक के लोकार्पण में वो आए। जी जी मैम, ये आपकी जो पुस्तक है डॉक्टर निशंक के साहित्य में सामाजिक यथार्थ एवं युगबोध, तो ये संपादित करने का विचार कैसे आया था मन में? जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सुधांशु शुक्ला हैं, वो पोलैंड में हिंदी सांस्कृतिक परंपराओं के चेयर पर्सन बन के गए। वो जो संप्रति तो वो दिल्ली में PGDAV कॉलेज में हैं, तो उस समय उनकी पोलैंड में वो थी नियुक्ति थी। तो मैंने अपने कॉलेज में अपने DAV कॉलेज में वेबिनार करवाया। तो वेबिनार में डॉक्टर सुधांशु और एक बहुत माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर लोकल लैंग्वेजेस जी, वो हैं डॉक्टर बालेंदु दादीच, बहुत जाना माना नाम है तकनीकी की दिशा का, उसके क्षेत्र का। इन दोनों से मैंने वहाँ पे जो है उनको मैंने जो एक विनम्र आग्रह किया, तो वो उसमें जो है रिसोर्स पर्सन बने। तो उसके बाद मेरे उनके साथ बहुत अच्छे चलते रहे संबंध, और कई बार उन्होंने अपने साथ मुझे भी कई जगह पे जो है वो उन्होंने रिसोर्स पर्सन के तौर पे आमंत्रित किया। तो डॉक्टर शुक्ला ने एक पुस्तक लिखी थी, डॉक्टर निशंक जी की कहानी संग्रह है अंतहीन, उसमें 21 कहानियां हैं।
तो उस पे मैंने अपने कॉलेज में वेबिनार करवाया। जब डॉक्टर शुक्ला ने उस अंतहीन, और डीएवी अबोहर में मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं डॉक्टर किरण ग्रोवर, उनके कॉलेज में भी मैंने इस पे वेबिनार करवाया। तो जब लोगों ने इस विमर्श को सुना तो उन्होंने बहुत जिज्ञासा प्रकट की कि वो इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने मेल डाला डॉक्टर निशंक जी के पीए हैं डॉक्टर बेचैन कांडियाल। तो मैंने कहा जी मैं बहुत छोटे से गुरुनगरी की एक छोटे से कॉलेज की मैं प्राध्यापिका हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ इनके ऊपर। तो आप यकीन माने दीपिका जी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे 15 दिन बाद डॉक्टर निशंक की कहानियों का पूरा पार्सल मिला। जितने उनके ये जो कहानी संग्रह है, इनकी 100 पुस्तकें इस समय हिंदी साहित्य में आ चुकी हैं जो, और इन्होंने हर विधा पे लिखा। इन्होंने जो है, इन्होंने यात्रा वृत्तांत पे, पर्यटन पे और व्यक्तित्व विकास पे। तो मैंने फिर अपने सभी मित्रों के साथ इस पे चर्चा की और इस पुस्तक ने, और इसके साथ ही मैम जिक्र करेंगे हम सुरेंद्र वर्मा जी का, जो कि एक दिग्गज जो व्यक्तित्व हैं, उनको नाटक में माना जाता है। उनका स्थान मोहन राकेश जी के बाद महत्वपूर्ण स्थान है उनका रखते हैं। तो शोध कार्य का विषय रहे हैं वे भी, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। डॉक्टर जो मोहन राकेश जी हैं, इन्हें प्रयोगधर्मी नाटककार कहा जाता है। और इनके लिखे हुए जो नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, उसका हजारों बार मंचन हो चुका है। तो उनकी परंपरा में आगे आते हैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा पे मेरा शोध कार्य रहा है। सुरेंद्र वर्मा जी के जो नाटक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी मंचन हुए हैं, और वो इस तरह की समस्याओं को लेके चलते हैं कि जो साहित्य में जिन पे विमर्श अनिवार्य है और साहित्यकार उन विमर्शों से बचता है। इन्होंने एक नाटक लिखा था, अगर हिंदी साहित्य के, मेरे जितने भी हिंदी साहित्य नहीं, बाकी भी जो बुद्धिजीवी थिएटर प्रेमी हैं, जो रंगमंच प्रेमी हैं, उनका एक नाटक है सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहले किरण तक। तो उसका जो विमर्श था, उसका जो विषय था कथानक का, वो नियोग प्रथा था। और नियोग प्रथा पे लेखन जो है वो जो साहित्यकार है उससे बचता है। तो इन्होंने नियोग प्रथा के ऊपर जब ये नाटक लिखा, तो और एक इन्होंने उपन्यास लिखा, मुझे चांद चाहिए। तो ये सुरेंद्र वर्मा जी एकदम से जो है वो लाइमलाइट में आते हैं, और साहित्य अकादमी भी इनको मिलता है। उसके बाद इनके जितने नाटक आए, द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, सभी अलग समाज के बीच में से अलग अलग समस्याओं को उनको लिया, जो उठाकर वो लिखते हैं। हाँ, वर्जित जो क्षेत्र माने जाते थे उनमें भी उन्होंने वर्जित भी और अनिवार्य भी है। मतलब वर्जित वही होते हैं ना जो समाज समझता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नारी सशक्तिकरण तो सभी लिखते हैं, लेकिन नारी जागरण की तरफ एक जो मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय नारी है, उसमें जो जागरण आया है, उसमें जो एक जागृति आई है, उसको इन्होंने द्रौपदी नाटक में, नाम द्रौपदी है लेकिन वो जो कथ्य है वो इतना भौचक्का कर देता है दर्शक को कि एक बार पढ़ के आपका मन नहीं भरता, बार बार पढ़ते हो उस नाटक को। डॉक्टर ओम अवस्थी जी ने इसके ऊपर मुझे शोध कार्य करवाया। पुरस्कार और सम्मान भी उसी आधार पर आपको मिले हैं जो आपने हिंदी के लिए कार्य किया है, इसके प्रचार और प्रसार के लिए। तो अब बात करते हैं सुनेहे की। ये विचार मन में कैसे आया एक पंजाबी पुस्तक के बारे में, ये अनुवाद का? ये मैंने अभी 2-4 मिनट पहले आपसे एक जिक्र किया था कि डॉक्टर निशंक ने 2020 नई शिक्षा नीति हमें दी। तो नई शिक्षा नीति का एक बहुत सुखद पहलू है भारतीय भाषाओं में साहित्य सृजन पर जोर, और सिर्फ साहित्य सृजन पर नहीं, इसमें ये भी जोर दिया गया है कि वाणिज्य की, कॉमर्स की, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग की, विज्ञान की, मेडिकल नॉन मेडिकल की, इसकी भी जो पढ़ाई है, रेगुलर पढ़ाई है, जो इसका रेगुलर अध्ययन है, वो भारतीय भाषाओं में करवाया जाए। तो भारतीय भाषाओं में इसका अध्ययन तभी संभव है जब हमें इनकी
पुस्तकें हमारी भाषा में प्राप्त होंगी। जी बिल्कुल। तो इसी जो क्रम में जो यूजीसी है, इन्होंने एक नई जो उपक्रम रखा इन्होंने शिक्षा नीति के अंतर्गत, और वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको MOU बोलते हैं। नैक एक बहुत बड़ी संस्था होती है, नेशनल एकेडमिक एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कॉलेजेस में आती हैं और कॉलेज का ओवरऑल रिव्यू करती हैं और उससे आपको ग्रांट्स मिलती हैं। तो नैक के परफॉर्मा में, उनके एट्रीब्यूट्स में अब MOU एक बहुत बड़ा वो अंक देने वाला उपक्रम है। तो उसके अंतर्गत 2022 में मुझे जो इसके विषय में मुझे मिला कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरी पुस्तक है, इसकी भूमिका लंदन के एक प्रतिष्ठित मतलब प्रवासी साहित्यकार हैं तेजेंद्र शर्मा जी। उनका नाम जो है वो सिर्फ साहित्य में नहीं, उनका नाम रंगमंच में भी है, सिने जगत में भी है और लेखन में भी है जी। तो उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने बोला निशंक पे पुस्तक आप लिख रहे हो? मैंने कहा जी संपादित कर रही हूँ। तो उन्होंने 2 पृष्ठ की भूमिका लिख के भेजी। मेरा सौभाग्य था जी जी बिल्कुल, बहुत सौभाग्य था। एक गुरु नगरी के छोटे से, मतलब मैं कभी नहीं मानती कि हम अहिंदी भाषी क्षेत्र से हैं जी। हमारे लिए सुविधाएं बहुत कम हैं। तो उन्होंने जब ये भूमिका लिख के भेजी तो मैं उनके संपर्क में आई। मुझे उनकी एक समिति के बारे में पता चला, जो हिंदी प्रचार प्रसार समिति थी, उसका नाम है कथा यूके जी, जिसके जो संरक्षक हैं वो लंदन में ज़किया ज़ुबैरी जी हैं, वो काउंसलर हैं वहाँ पे लेबर्स पार्टी के साथ। तो वो लोग भारतीय मूल के 10 या 12 साहित्यकार हैं जो कथा यूके में हैं, और वो वहाँ रहकर भारतीय भाषाओं में और मुख्य रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के सजग प्रहरी बने हुए हैं, और वो वहाँ रह के हिंदी सृजन करते हैं। तो ऐसे मेरी बात हुई कि मैं कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ जिसमें मैं प्रवासी हिंदी साहित्य को पंजाबी में अनुदित करना चाहती हूँ। तो मुझे डॉक्टर तेजेंद्र जी ने और ज़किया ज़ुबैरी जी ने ऐसे ही ऑनलाइन कहा कि नेकी और पूछ तो आप कथा साहित्य यूके के साहित्यकारों की कहानियाँ लीजिए। और मुझे मैम वहाँ से मेरे DAV कॉलेज अमृतसर के जो प्राध्यापक, जो हमारे प्राचार्य जी हैं डॉक्टर अमरदीप गुप्ता, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव पर्सनालिटी हैं, और हमारे जो प्रधान जी हैं डॉक्टर पूनम सूरी, उन सब के आशीर्वाद से मुझे इस MOU के लिए सहयोग मिला। उन्होंने मुझे अनुमति दी और 12 कहानियाँ वहाँ से हमें आई तेजेंद्र जी की, इन सब के नामों पर लिखे हुए हैं, नीना पॉल जी की, वंदना मुकेश जी की, महेंद्र दवेसर जी की। मैंने उनका पंजाबी में अनुवाद किया जी, अपनी भाषा में, क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन तक पंजाबी पढ़ा हुआ है, तो मुझे पंजाबी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। और ये पुस्तक आपके समक्ष जो है, इनके सहयोग से आपका ये कार्य संभव हुआ। इन्होंने वित्तीय सहायता की हमारी इस पुस्तक में, बहुत बड़ी बात है। और मैम भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? मैं अभी बताना चाहूँगी आपको दीपिका जी कि मैं पत्रकारिता के साथ मेरी एक आत्मीयता है जी। मैं MA में पिछले 22 साल से एक पेपर पढ़ा रही हूँ जिसके 4 भाग हैं। सबसे पहले होता है प्रयोजन मूलक हिंदी, दूसरे सेमेस्टर में आ जाता है मीडिया लेखन, तीसरे सेमेस्टर में आ जाता है पत्रकारिता प्रशिक्षण, और चौथे सेमेस्टर में आ जाता है राजभाषा प्रशिक्षण। तो मैं पत्रकारिता के कुछ ऐसे पक्षों के साथ इतनी आत्मीयता रखती हूँ, और लोक संपर्क अधिकारी रहने की वजह से भी मैं पत्रकारों की बहुत कंपनी में रही हूँ। उनकी जीविका को, उनके जीवट व्यक्तित्वों को मैंने बहुत पास से देखा है। तो मैं पत्रकारिता और जनसंचार की भाषा हिंदी, इस पे एक पुस्तक जो है ना वो मैं लिख रही हूँ अभी, और वो बहुत शीघ्र ही वो पुस्तक जो है वो अपने प्रकाशन हाउस में पहुँचेगी। अनंग प्रकाशन दिल्ली वालों से मैं ये पुस्तकें अपनी सारी प्रकाशित करवाती हूँ। ये इसका काफ़ी जो है मैटर उन तक पहुँच चुका है। और अभी इनका, जिनका आपने जिक्र किया डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, उनके भी सभी जो उसके बाद साहित्य आया है, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता उनका एक उपन्यास आया है, और भी उनके जो नाटक और जो भी साहित्य कार्य उनका आया है, उसके ऊपर भी मैं एक पुस्तक जो है वो मैंने बनाई है, और वो मेरी पुस्तकें बहुत जल्दी दोनों आने वाली हैं। और एक जो मैं स्वयं जिस बात को अनुभव करती हूँ कि जो
हमारी संविधान के साथ या 2-3 वर्ष बाद हम कहें तो 1949 में जो हमारी भाषा राजभाषा घोषित हुई, राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बन पाई, तो वो कार्यान्वयन की भाषा क्यों नहीं बनी? बिल्कुल। कार्यान्वयन से आप मेरा अर्थ समझते हैं। बिल्कुल कि वो हमारे प्रयोग में क्यों नहीं आई? तो राजभाषा, कार्यान्वयन, समस्याएं और चुनौतियां, बिल्कुल चुनौतियां पत्रकारिता में भी हैं, संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं। और मैम आप यहाँ पर समय निकाल कर आई और इतना हमें समय दिया और इतनी बातचीत की, और हम आशा करते हैं आपकी सभी जो योजनाएं हैं ये फलीभूत हो और आप भविष्य में एक उज्जवल भविष्य लेकर चलें और पाठकों की झोली में बहुत सारी पुस्तकें दें ताकि उनका मनोबल बढ़े। जो नए लेखक हैं वे भी आपसे प्रेरित होकर इस विषय में विचारें, सोचें कि जो हिंदी भाषा है इसको क्या वो सम्मान मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं या नहीं, और यह इस दिशा में क्या प्रयास होना चाहिए। तो मैं इस बात को दीपिका जी अवश्य कहूंगी, जो हमेशा से मेरा अभीष्ट रहा, केवल सृजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, बिल्कुल उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत हार्दिक आभार आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद।